हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। जैसा कि हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कई टॉपिक कवर कर चुके हैं और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह फ्रांस में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। जब जो लुइस 16 थे, उन्होंने जब टैक्स को इम्पोज करने के लिए, बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाया और वहाँ पर उन्होंने हर स्टेट को एक एक वोटिंग राइट देने की अनुमति दी, जिसकी वजह से जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्हें लगा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, हमें इक्वल वोटिंग नहीं दी जा रही है, क्योंकि उनकी जनसंख्या उनके मुकाबले ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उन्होंने इक्वल वोटिंग का डिमांड किया और लुइस 16 ने उसे अप्रूवल नहीं दिया, जिसकी वजह से उन लोगों ने मीटिंग को बायकॉट कर दिया और टेनिस कोर्ट पे चले गए, जहाँ पर उन लोगों ने नेशनल असेंबली बनाया और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया। फिर जिसकी वजह से लुइस 16 ने ट्रूप को ऑर्डर किया और जो ट्रूप जाती है वो कंट्री में जाती है, जिसकी वजह से लोगों को ये लगता है कि राजा ने अपने सैनिकों को हमें डराने धमकाने के लिए भेजा है, जिसकी वजह से वो राजा के सैनिकों पर ही अटैक कर देते हैं और वहाँ के जो वेस्टाइल फोर्ट रहते हैं उस पर अटैक कर देते हैं, चैटविक्स रहते हैं मैनर के, उस पर अटैक कर देते हैं। तो ये सब हमने देखा कि किस तरह फ्रांस में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। और फिर मैंने आपको बताया था कि इन सब चीज़ों के होने के बाद लुइस 16 को नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट करना पड़ा और उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे नेशनल असेंबली मिलकर, तो उसे भी एक्सेप्ट करने पड़ा। तो उन सबको एक्सेप्ट करने के बाद अब देखिए आगे की कहानी कैसे होगी। फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का क्या मतलब है? मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा, मोनार्की भी रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा और राजा भी रहेगा, क्योंकि अभी तो राजा मरा नहीं, अभी राजा केवल नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट किया है और कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक्सेप्ट कर लिया है। हम आगे देखेंगे कि राजा को भी लोग हटा देंगे, पर अभी देखते हैं कि किस तरह राजा भी है और कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 लिमिटेड द पावर ऑफ मोनार्की। अब देखिए, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन वाज द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको याद रखना है 1791। अब ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बना रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बना रहे थे कि मोनार्की की राजा की पावर्स को लिमिट कर सकते, उस कंपटीशन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से राजा के पावर को लिमिट कर सकें, कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रूल करना पड़े। तो नेशनल असेंबली ने टेनिस कोर्ट पर 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और राजा भी उसे एक्सेप्ट किया। अब देखिए, रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 और कॉन्स्टिट्यूशन कब बनकर तैयार हुआ? 1791। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में तो आपको पता ही होगा कि कुछ टाइम तो लगता ही। हमारे देश में भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कुछ टाइम लगा था। तो देखिए, अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोगों ने, नेशनल असेंबली ने राजा की पावर को लिमिट्स कर दिया। अब लिमिट कर दिया तो मतलब कि पावर्स तो अलग अलग बांट दी गई, पावर्स को अलग अलग बांट दी गई। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक जो फिलोसफर आए थे जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का आइडिया दिया था। कौन से वो फिलोसफर थे उसका आपको नाम बताना है, जिन्होंने कहा था कि जो पावर है उसे जुडिशरी, एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में सेपरेट करना चाहिए। तो वही काम यहाँ पर नेशनल असेंबली ने किया, कॉन्स्टिट्यूशन में यही बात कहा और राजा को भी उसे मानना पड़ा। तो देखिए क्या हुआ था। सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स कौन से, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्टिव सिटीजन्स जो थे, मेन एबव 25 ईयर्स who paid taxes equal to the at least 3 days of the labor wages entitled to vote। देखिए, वोट वही कर सकते थे। देखिए, नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया, पर अभी भी लोगों ने, नेशनल असेंबली ने भी सबको वोटिंग राइट नहीं दिया, क्योंकि नेशनल असेंबली में कौन लोग थे? थर्ड स्टेट के प्रॉस्परस लोग थे। तो वो गरीब लोग के बारे में वो लोग भी नहीं सोचे। उन लोगों ने कहा कि इन लोगों को वोटिंग राइट नहीं रहा और उन लोगों को एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स में बांट दिया। एक्टिव सिटीजन्स में वो लोग थे जो 25 साल से ऊपर लोग थे, और 25 साल के ऊपर लोग सभी मैन ही नहीं, केवल 25 साल से ऊपर मैन रहने चाहिए, और वो जो एटलीस्ट कम से कम लेबर के 3 दिन का वेज, 3 दिन का तनख्वाह को टैक्स के तरह पे करने का इतना प्रॉपर्टी उनके पास हो सके। यानी कि नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें भी गरीब लोगों को वोटिंग राइट अभी नहीं मिली, केवल अमीर लोगों को ही मिली, क्योंकि गरीब लोग कहाँ से अपने खुद जब वेजेस ले रहे हैं तो वो दूसरों को वेजेस कैसे दे सकेंगे।
तो एक्टिव सिटीजन्स में आपको याद रखना है कि 25 ईयर से एबव रहें और जो एटलीस्ट 3 डेज आप लेबर्स के वेजेस के लेबर के जो मजदूर थे उनके तनख्वाह के 3 दिन तक जितनी तनख्वाह होती है उतना टैक्स वो पेश कर सकें। और पैसिव सिटीजन्स में कौन थे? रिमेनिंग मेन एंड वुमेन, जितने भी लोग बचते थे 25 साल के पहले लोग, और जितने लोग मतलब कि 3 देश का लेबर वेज नहीं पे कर पाते थे उतने लोग, और वुमेन। यानी कि हम देखें तो अभी भी नेशनल असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूशन बनी, फिर भी अभी वुमेन को और सभी वुमेन को तो किसी वुमेन को भी नहीं वोटिंग राइट मिला और सभी मेन को भी नहीं मिला। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर, देखिए इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। इस एक तरह से डायग्राम में मैंने बनाया है, ये बुक में आपको दिया होगा एनसीईआरटी में। देखिए पैसिव सिटीजन्स नो वोटिंग राइट अबाउट 3 मिलियन मेन, वुमेन, चिल्ड्रेन एंड यूथ बिलो 25। लगभग 3 मिलियंस मेन जो थे, वुमेन थी और चिल्ड्रेन तो वैसे भी 25 ईयर से कम रहेंगे तो नहीं मिलेंगे। उन लोगों को पैसिव सिटीजन्स में जिन लोगों को कैटेगराइज किया गया था उन लोगों को वोटिंग राइट नहीं थी। अब अगर पूछा कि किसको किसको वोटिंग राइट थी, नेशनल असेंबली के हिसाब से आगे इन सबको भी वोटिंग राइट मिलेगा, लेकिन नेशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया थी उसके हिसाब से 25 साल के पहले और जो 3 दिन के लेबर्स के वेज नहीं दे सके उन लोगों को वोटिंग राइट नहीं थी और उन्हें पैसिव सिटीजन्स कहा जाता था। एक्टिव सिटीजन्स को वोटिंग राइट थी अबाउट 4 मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन। 28 मिलियन में से 4 मिलियन पॉपुलेशन को वोटिंग राइट दी गई थी। और देखिए जब एक्टिव सिटीजन्स वोट करते थे इलेक्टर्स को, और इलेक्टर्स में इलेक्टर बनते थे 50,000 मेन इलेक्टर बनते थे। यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्टिव सिटीजन्स वोट करेंगे इलेक्टर को, इलेक्टर बनेंगे कितने लोग? 50,000 मेन, और फिर इलेक्टर्स जो थे वो अपने नेशनल असेंबली में मेंबर्स चुनेंगे। इलेक्टर जो बनेंगे वो वोट कर नेशनल असेंबली के मेंबर्स चुनेंगे। और नेशनल असेंबली जो रहेगा वो लेजिस्लेटिव, मतलब कि नेशनल असेंबली रूल को बनाएगी। और देखिए नेशनल असेंबली में 745 मेंबर्स रहेंगे। ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। आपको याद कर लेना है। नेशनल असेंबली में 745 मेंबर्स रहेंगे और फिर नेशनल असेंबली अपने सभी लोग को, कुछ उसमें से कुछ लोगों को मिनिस्टर के पोजीशन पर इंडिकेट करती है, मिनिस्टर बनाती है उन्हें। और मिनिस्टर में 545 मेंबर्स रहेंगे। और मिनिस्टर को कौन कंट्रोल करता था? नेशनल असेंबली। और जो किंग था, अभी किंग बना रहा था, तो किंग को भी कौन कंट्रोल कर रहा था? कि जो थी नेशनल असेंबली। यानी कि एक तरह से कहें कि नेशनल असेंबली ही पूरे कंट्री को कंट्रोल कर रही थी। एक्टिव सिटीजन्स ही वोट करते थे जज भी जो बनते थे, यानी कि लेजिस्लेटिव में नेशनल असेंबली, एग्जीक्यूटिव में जो किंग थी और मिनिस्टर, और जुडिशरी में और जज। तो आप यहाँ पर देखिए कि कैसे पावर को सेपरेट किया गया। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, लेजिस्लेटिव जो रूल बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो रूल को लागू करते हैं, और जुडिशरी जो रूल को फॉलो करते हैं। देखिए लेजिस्लेटिव नेशनल असेंबली रूल को बनाएगी, एग्जीक्यूटिव से एक बार उसका परमिशन लिया जाएगा। उसे देखिए किंग के पास एक वीटो पावर था। वीटो पावर का क्या मतलब है कि वो जो नेशनल असेंबली ने डिसीजन लिया है उससे किंग से पूछा जाता था कि इससे आप सहमत हैं कि नहीं, और सहमत भी नहीं होगा तो क्या होगा? नेशनल असेंबली ही जो करेगा उसे किंग को मानना ही पड़ेगा। और जो मिनिस्टर थे वो तो नेशनल असेंबली के मिनिस्टर थे, तो उससे इस पर कंट्रोल तो होगा ही। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए क्या हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, नेचुरल एंड इनएलिजिबल राइट्स। देखिए जो मैन है उनके प्रति राइट्स का सिटीजन्स हुआ, मतलब कि राइट डिक्लेरेशन हुआ, एंड सिटीजन्स के प्रति नेचुरल एंड इनएलिजिबल राइट्स, मतलब कि नेचुरल भी था और इनएलिजिबल भी राइट्स थे, मतलब कि कुछ लोगों को था तो कुछ लोगों को नहीं था। सम राइट्स आर राइट्स टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब देखिए यहाँ पर इन सभी से रिलेटेड वहाँ पर जो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इसका राइट मिला था। राइट टू लाइफ, जीने के लिए राइट मिल गया था सबको कि अब कोई किसी पर राज नहीं करेगा, वो खुलकर जी सकता है, स्वतंत्र होकर जी सकता है। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपने सोच को प्रकट कर सकता है, अपने खुद के सोच पर जी सकता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के हिसाब से इक्वलिटी सब कुछ कर दिया गया। अब देखिए हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक। तो जो ये वीडियो था आपको इसमें समझ में आ गया कि किस तरह राजा भी है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कंट्री को
डेमोक्रेटिक रूल्स में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी डेमोक्रेटिक नहीं। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, सबको वोटिंग राइट मिलनी चाहिए और सबकी इक्वलिटी की बात हो। यहाँ पर इक्वलिटी तो है पर सबको वोटिंग राइट नहीं मिली है, तो ये अभी डेमोक्रेटिक नहीं कहा जाएगा। तो अभी देखिए, अभी राजा है, पर राजा को अब देखिए, राजा जो था, राजा तो ये सोचेगा ना कि पहले मैं कितनी अच्छी ज़िंदगी काट रहा था, कैसे मैं इस तरह आ गया। तो राजा भी चाहेगा कि मैं फिर से उस पावर को पा सकूं, क्योंकि राजा की पावर को नेशनल असेंबली ने लिमिट कर दिया था। तो अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि राजा कोशिश करता है कि मैं फिर से अपने पावर्स को पा जाऊँ, इसके लिए प्लानिंग करता है, पर जो नेशनल असेंबली थी उसे फेल कर देता है और राजा को भी हटा देता है और एक रिपब्लिक बन जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं इस सब की कैसे होगा। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि हम लगातार वीडियोज अपलोड कर रहे हैं। देखिए, एक दिन में लगभग 3 से 4 वीडियोज अपलोड कर दिए हमने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। और नोट्स के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आपको पूरी नोट्स ये आपको पूरी नोट्स मिल जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से आपको, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना नोट्स लिखिए, फिर जितना पढ़ा रहा हूँ उतना नोट्स लिखिए, नहीं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, केवल पोथी लिख कर रखे रहेंगे। तो ऐसे भी आप यहाँ से वीडियो में से भी देखकर आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।